सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग मिले थे। हमने एक टॉपिक किया था। अभी तक मतलब जो हम लोग करते हुए हमने स्टार्ट की है जो सीरीज़ स्टेट पॉलिटी की, राज्य की राज्य व्यवस्था के लिए हमारे एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि पीछे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर। कल तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेसिक जो टर्म्स थे पॉलिटी के। कल हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, ठीक है, विधायी क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। ये तीनों चीजें जो पिलर है ये जरूरी किसके लिए है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक जो हमारी देश की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी ये तीन पिलर स्ट्रांग रहे। ठीक है, हम जब नेशनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो सिलेबस में नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट पॉलिटी की, जो राज्य की राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो राज्य की राज्य व्यवस्था में जो हमने कल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था गवर्नर का। ठीक है, और जो गवर्नर का जो मैंने टॉपिक पढ़ा है मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप पढ़ के आए हैं, आपने रिवाइज किया होगा उसको। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, जब हमने कल गवर्नर का पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर का। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये दोनों आपस में लिंक है। अभी ये लिंक कैसे हैं, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। अब वो रियल हेड क्यों है, कल मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो चुन के आया है सरकार जनता से। जब वो चुन के आया है तो उसके पास कुछ पावर होती है जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जो सिर्फ उसकी हैं। ठीक है, वही कर सकता है वो। गवर्नर तो एक चेकर के रूप में उसको अपॉइंट किया गया है स्टेट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर तो ऐसा एक टॉपिक है जिसको आप लगभग रोज ही आप इसका कुछ ना कुछ सुनते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ ये सुनते हुए आए हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो बोलते हैं क्या है, उनका क्या बयान आया है, कौन सी नई वो पॉलिसी लेके आए हैं, क्या उन्होंने कार्रवाई करी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से उसका संचालन हो पूरे प्रदेश के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम ग्रुप से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर किस भाग के अंदर दिया गया है, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी। भाग छठा, पार्ट 6 के अंदर इसका जो भी है, इसका डेफिनेशन वगैरह है, जो इसके एक्ट्स वगैरह हैं, जो इसकी पावर है, जो इसके रूल्स हैं, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, सब लिखा हुआ है पार्ट 6 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 164, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ है कि हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो स्टेट सुचारू रूप से उसकी कार्यपालिका जो भी काम चलेगी वो आर्टिकल 164 के अंदर चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ है। अब जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। अब रियल एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है, ये कुछ तो मैं आपको कल बता चुका हूं, कुछ अभी वापस बता देता हूं एक बार। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब जिसके पास सच में पावर है। ठीक है, जो और आप वाकई में ये चीज देखिए ना, अगर आप देखो आप स्टेट के अंदर हर चीज चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से होती है, हर चीज लगभग। कोई पॉलिसी है तो चीफ मिनिस्टर साहब का पोस्टर लगा होगा, कोई बयान आया है तो चीफ मिनिस्टर का जो बयान होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई एमएलए बयान दे दे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे जनता या न्यूज वाले या हम लोग सब खुद भी, वोटर भी। लेकिन चीफ मिनिस्टर का कोई बयान आता है कि हम ये चीज है इसको लागू करेंगे, या हमारा ये स्टैंड है इस मुद्दे पे, या हम ये मानते हैं, ये हम करना चाहते हैं, तो वो चीज किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। अभी आई कैसे? वो चुन के आया है। ठीक है, उसको लोगों ने चुना है, लोगों ने एमएलए को चुना, रिप्रेजेंटेटिव ने। 200 एमएलए हमारे स्टेट के अंदर, 200 एमएलए का जो लीडर है एक, वो कौन है? चीफ मिनिस्टर। इसलिए इसके पास, इसको रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्योंकि सारी कार्यपालिका की जो असली पावर है इसके पास है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। ठीक है, पोस्ट ऑफ सीएम केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 जनवरी 1950। जो ये पोस्ट है, जो ये पद है चीफ मिनिस्टर का, ये सुचारू रूप से कब चालू हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया, कब इसकी कहते हैं ना पहचान, और ये मतलब कहते हैं ना स्टार्ट कब हुआ ये। तो एग्जिस्टेंस मतलब जिंदा कब हुआ ये, तो जिंदा कब हुआ ये? 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से। ये एक फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन तो आपने सारा पढ़ लिया, आपने एक चीज थी जो क्वेश्चन एकदम, अब देखो अधीनस्थ बोर्ड है या आरपीएससी है, कुछ क्वेश्चन वो ऐसे लाते हैं जो वाकई में ऐसे होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है। ठीक है, जो आपको भी लगेगा कि यार ये
क्यों ही पूछ लिया, लेकिन हमको वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमको तो भैया सिलेक्शन लेना है। जब हमको सिलेक्शन लेना है तो हमको लीग से अलग चल के पढ़ना है। जब हम लीग से अलग चल के पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो छोटे-छोटे है ना, कहते हैं ना कि इधर-उधर मक्खी की तरह उड़ते हैं, उनको पकड़ के हमें नोट डाउन करके और दिमाग में रटाना है, ताकि एग्जाम के टाइम में जब क्वेश्चन आ जाएगा 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी 1950, एकदम क्लोज डेट का क्वेश्चन आता है। जब डेट्स एकदम क्लोज होती है ना, तो आंसर वही दे पाएगा जिसने वाकई में ढंग से पढ़ा है। तो 24 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस पैदा हुआ ये पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 सब सेक्शन 1, 164 का जो सेक्शन 1 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या कहा था शुरू शुरू में, जब ये हमने स्टेट पॉलिटी स्टार्ट की थी, जब हमने कल गवर्नर भी पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि गवर्नर और सीएम, ठीक है, ये दोनों क्या पैरेलल ट्रैक पे चलते हैं। ठीक है, लगभग इन दोनों का काम जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है ना, कहीं ये टकराते हैं इनसे, कहीं ये टकराते हैं इनसे। गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है स्टेट के अंदर, तो सीएम से राय ली जाती है। मैंने कल समझाया था आपको कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो सीएम से राय भी ली जाती है कि हम आपके स्टेट के अंदर इनको अपॉइंट करके भेज रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है साहब भेज दीजिए, क्योंकि कोई मतभेद भी नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर, ताकि स्टेट के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग चले। वैसे ही सीएम को अपॉइंट एक्चुअली में कौन करता है भाई? एक्चुअली मतलब ऑन पेपर उसको अपॉइंट करके लेटर कौन दे रहा है कि हाँ जी आज ही आ जाइए आप सीएम बनिए, गवर्नर ही तो बोलता है इसको। लेकिन भाई वोट तो जनता दे रही है ना, तुम तो एमएलए रहे, लेकिन ऑन पेपर जो अपॉइंट कर रहा है वो कौन करता है? सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो एग्जाम में आप भावुक मत हो जाना कि भैया गवर्नर जनता अपॉइंट करती है, गवर्नर कहाँ से अपॉइंट करता है? गवर्नर जनता मतलब वोट दे के इलेक्ट कर रही है। तो जब जनता वोट दे के इलेक्ट कर रही है वो तो सही है, वो लेमन लैंग्वेज के लिए सही है, वो आपको समझाने के लिए सही है। लैंग्वेज अगर ऐसी क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा कि सीएम को अपॉइंट कौन कर रहा है? तो गवर्नर कर रहा है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एज सीएम। अब ये जो गवर्नर साहब है, ये क्या है कि देखो 200 विधायक है, ठीक है। अब 200 विधायक में मान लीजिए गवर्नर साहब का कोई सालो जी है, ठीक है, वो भी एमएलए हैं असेंबली के अंदर, कोई दूर के रिश्तेदार हैं तो वो भी एमएलए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि एमएलए साहब अपने रिश्तेदार को बुला लेके आइए आप बनिए सीएम, आप मत प्रूव कर दीजिए अपनी बहुमत मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए और सीएम बन जाइए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गवर्नर एक ग्रुप ऑफ लीडर, एक ग्रुप ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो लीडर होता है उसको बुलाता है। ऐसे हर किसी को नहीं बुला सकता, हालांकि वो अपने मन से बुलाता भी है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की, गवर्नर किसी को भी मतलब बुला सकता है और ऐसा हुआ भी है। मैं इसका एग्जांपल आगे समझाऊंगा आपको। गवर्नर साहब ने किसी को भी बुला लिया जबकि उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनको बुला लिया, उनको 1 महीने का टाइम दे दिया और उन्होंने सरकार बना भी दी। ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऑन बेसिक जो चीज जो रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है वो ये है कि उसको बुलाएगा जिसके पास मेजोरिटी है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर जिसके पास मेजोरिटी है, गवर्नर साहब उनको बुलाएंगे कि आप आइए, ठीक है, आप सीएम, अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप बता दीजिए मेरे पास इतने मेजोरिटी है, इतने एमएलए के साइन करवा दीजिए और आप सीएम का पद जो है वो ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बट वेन देर इज नो क्लियर मेजोरिटी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास नो क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जब आपके पास साफ मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, 200 विधायक है मान लो, अब कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के पास है कुछ 85 विधायक हैं, ठीक है, तो मतलब उनको मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? 101 चाहिए, है ना, तो कम कितने पड़ गए? 16। अब वो क्या करेंगे कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म, कोलिशन गवर्नमेंट को मतलब कि भाई दूसरी जो छोटी छोटी पार्टीज है जैसे बसपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, या किसी की भी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो होगी बीटीपी वो हो गई, या ये लोकतांत्रिक पार्टी जो हो गई, तो ये 2-4 पार्टियां जो हैं इनको सबको वो अपने साथ लेंगे। 4-4 विधायक हैं, किसी के 3 विधायक हैं, किसी के 7 विधायक हैं, ऐसे सबको साथ लिया, बोला कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, उनको कुछ बोल दिया कि भाई मैं आपको 1 मंत्री आपकी पार्टी से बना दूंगा, 2 मंत्री आपकी पार्टी से बना दूंगा, आपको ये पद दे दूंगा, आपको ये पद दे दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो। कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। अब जब जहां नो क्लियर मेजोरिटी है, जब मेजोरिटी नहीं थी अशोक जी के पास, 85 विधायक थे, अब उन्होंने जोड़ के कितने कर लिए? 105। तो कितनी हो गई? मेजोरिटी आ गई उनके पास। जब मेजोरिटी आ गई उनके पास, देन गवर्नर इन हिज ओन पर्सनल डिस्क्रिशन अपॉइंट्स द लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन एज सीएम। 1 महीने का टाइम देते हैं, टाइम गिवन
1 मंथ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, या तो लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी होनी चाहिए, या तो आपके पास 101 विधायक होने चाहिए, तो आप वो आपको फट बुला लेंगे कि लीजिए साहब आप आइए, आप सीएम का पद जो है वो ग्रहण कीजिए, आपके पास मेजोरिटी है। ठीक है, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कोalition की गवर्नमेंट बनी है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र लिखा है, शिवसेना वाला एग्जाम्पल, जो कि आपने न्यूज़ में अगर आप बने हो तो आपको पता ही होगा कि जो शिवसेना की जो गवर्नमेंट बनी थी, जो उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, वो कैसे थे भाई। पहले तो शिवसेना अलाई किसका था, बीजेपी का। ठीक है, बीजेपी से उनकी कोई अनबन हुई, उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो बीजेपी वालों ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे। यहाँ से कांग्रेस और एनसीपी ने उनको अप्रोच कर लिया कि साहब हम आपको सीएम बनाते, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी का छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी को छोड़ के एनसीपी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तब तीनों की क्या बन गई, कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। तीनों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई और उसमें उन्होंने सीएम किसको बनाया, शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे जी को। ठीक है, सेम ये चीज गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो किसको करेगा, या तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो है विधायक हैं, या फिर कोलिशन सबको जोड़ के जो सबसे अधिक बहुमत है जिसके पास, उसको ये सीएम के लिए बुला लेगा, कौन, गवर्नर साहब। और उसको टाइम कितना मिलता है, याद रखना, टाइम गिवन इज 1 महीना। 1 महीने में अगर आपको 1 महीना मिलता है आपको पूरी बहुमत प्रूव करने का। ठीक है, आप प्रूव करिए और सीएम बनिए। ये महाराष्ट्र शिवसेना वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया हाँ, मतलब करंट से रिलेट करके चलना है आपको। ठीक है, आप जितना करंट और न्यूज से इसको रिलेट करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई देखो, ये तो बुकिश लैंग्वेज है कि भैया ये होता है, ये तो एक मतलब थ्योरी हो गई। अब इसका प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा आपको, आपको मिलेगा न्यूज में। ठीक है, चाहे महाराष्ट्र का केस ले लो, चाहे आप कहीं साउथ मतलब कर्नाटका का आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे गोवा का एग्जाम्पल ले लो, वहां पर भी सब कोलिशन में गवर्नमेंट चलती है। दो चार इस पार्टी के विधायक लिए, इस पार्टी के विधायक लिए मिले, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, सीएम बन गया बीजेपी का या किसी भी दूसरी पार्टी का। जैसे अभी भी शिवसेना का सीएम है, लेकिन वो शिवसेना के दो भाग हो गए। ठीक है, तो ये सब राजनीति के अंदर चलता रहता है। हिज ओथ इज प्रेजेंटेड बाय गवर्नर। देखो बेटा, ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ का मतलब होता है कि भाई कहते हैं आपको एक ओथ टू सीक्रेसी, आपको ओथ दिलाते हैं, ऐसे करके ओथ नहीं दिलाते कि अब मैं मतलब संविधान के प्रति मतलब एकदम ईमानदार रहूंगा और जो करूंगा सच करूंगा, ये सब चलता है। ये ओथ दिलवाता कौन है, गवर्नर साहब दिलवाते हैं सीएम को। ठीक है, तो गवर्नर साहब किसको दिलाते हैं ओथ, सीएम साहब को। और कल मैंने क्या पढ़ाया था कि गवर्नर साहब को ओथ कौन दिलाता है, ये आपका होमवर्क है। आपको अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो आपको ये पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका टेन्योर, नाउ टेन्योर तो चलो इजी हो गया। इसका टेन्योर क्या है, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। आप में से सब लोग सोच रहे होंगे कि सर सरकार तो 5 साल की होती है, तो आप टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर क्यों कह रहे हैं। देखो बेटा, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये है कि इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। जब गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर ही तो होगा ना। अब गवर्नर ऐसा है कि ये लाइन तो लिखी हुई सच है, लेकिन इसका घुमा के मतलब लेवन में लैंग्वेज में इतना चेंज हो सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये है कि बहुमत अगर नहीं है तो गवर्नर हटा सकता है, लेकिन अगर बहुमत है तो गवर्नर नहीं हटा सकता। अगर अशोक जी के पास 120 विधायक है कांग्रेस के, तो और वो सीएम है, तो उनको कोई भी गवर्नर नहीं हटा सकता कि भैया आपके पास बहुमत नहीं है। बहुमत तो है, लेकिन अगर बहुमत नहीं है तो कौन हटा सकता है, गवर्नर हटा सकता है। इसलिए लिखा हुआ है टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इस लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 164 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक अमेंडमेंट है। इसके अंदर एक अमेंडमेंट कौन सा है, 93rd अमेंडमेंट 2003। अभी 93rd अमेंडमेंट 2003 है, इसके अंदर एक चीज लिखी गई थी भाई। 164 वन तो था ही, लेकिन ए का मतलब क्या होता है, इस ए का मतलब क्या है, अमेंडमेंट। ए का मतलब अमेंडमेंट है, इसके अंदर जोड़ी गई ये चीज। मतलब अब जोड़ा कैसे है, 93rd अमेंडमेंट था 2003 के अंदर, उसमें ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एक स्टेट के अंदर, जो काउंसिल ऑफ, ये पूरा टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग शुड नॉट बी मोर देन, इंक्लूडिंग सीएम है, इंक्लूडिंग सीएम है ये। ठीक है, इंक्लूडिंग सीएम शुड नॉट बी मोर देन 15%, नॉट मोर देन 15%, या फिर मिनिमम कितने होने चाहिए, 12 मेंबर होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए एक राज्य के अंदर। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, जहां पर 40 से कम सीटें हैं, 40 से कम विधायक हैं, वहां 12 से कम भी हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15%।
तो अपने स्टेट के अंदर राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले लो, कितने विधायक हैं? 200 विधायक हैं। 200 का 15% कितना हो गया? 30। तो हमारे स्टेट के अंदर 30 विधायक जो होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं, 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, जिसमें हमारे जो सीएम साहब हैं वो खुद 6-7 डिपार्टमेंट तो खुद के पास रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंत्रियों की संख्या कम हो गई। बचे कितने डिपार्टमेंट? बाकी जो भी डिपार्टमेंट बचे वो बांट देते हैं इधर उधर, जितने भी उनके मंत्री हैं। वो होम खुद रख लेते हैं, फाइनेंस खुद रख लेते हैं, एक दो और डिपार्टमेंट पब्लिक, ये पीडब्ल्यूडी वाला 2-3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट वो खुद रख लेते हैं। तो जब खुद रख लेते हैं तो मंत्रियों की संख्या कम होगी, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15%। मतलब राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो 30, या फिर 12 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई बिल्कुल आपने इतने कम मंत्री कर दिया कि 12 भी नहीं है, तो 12 मंत्री तो एटलीस्ट होने चाहिए, वरना तो ये क्या फिर डेमोक्रेसी किस चीज की हुई? सारे सीएम साहब ने सारे पद तो खुद रख लिए, जब सारे पद उन्होंने खुद रख लिए तो 12 मेंबर तो बचे ही नहीं। मान लो कि 10 ही मंत्री हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे सीएम साहब ने रख लिए, ये तो रूल के खिलाफ हो गया। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 12, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15%, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एलिजिबिलिटी फॉर सीएम, एलिजिबिलिटी मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जब वो सीएम बन सकता है। मुख्य कारण, मुख्य जो क्वालिटीज हैं वो सिर्फ दो ही है, ज़्यादा कोई सीएम बनने के लिए, ठीक है, आपको आईएएस बनने के लिए मेरे हिसाब से बहुत चीज़ें चाहिए। आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, आपको प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सीएम बनने के लिए आपको दो ही होनी चाहिए क्वालिटीज़। क्वालिटी मतलब एलिजिबिलिटी के लिए, देखो पहली बात तो होनी चाहिए बेटा, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर सीएम ये सिटीजन नहीं होगा तो वो कैसे समझेगा यहाँ की जनता का दुख दर्द। दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि उनकी 25 साल एज होनी चाहिए, या फिर उससे अबव भी होनी चाहिए, 25 या उससे अबव। 25 क्यों है? क्योंकि एक एमएलए लड़ने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 25 साल है। तो जो एमएलए लड़ सकता है 25 साल की उम्र में, वो 25 साल की उम्र में सीएम भी बन सकता है। हालांकि इस उम्र का अभी तक तो मैंने सीएम नहीं देखा है, लेकिन क्या पता कल को आप में से कोई सीएम बन जाए 25 साल की उम्र में। खैर, इफ सीएम इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सुनना है इस चीज को, सीएम जब स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, मतलब जब वो एमएलए नहीं है या एमएलसी नहीं है, एमएलए तो हो गया विधानसभा, एमएलसी हो गया वो विधान परिषद वाला। तो जब वो एमएलए नहीं है या एमएलसी भी नहीं है, जिस स्टेट में, हमारे स्टेट में तो एमएलसी नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में यूपी बंगाल में तो एमएलसी है, वहां पर एमएलसी भी सीएम बन सकता है। तो जब वो दोनों ही नहीं है लेकिन फिर भी वो सीएम बन रहा है, बन सकता है, फिर भी वो सीएम बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ इट विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर उसको एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा, मतलब विधानमंडल है उसका, उसको मेंबर बनना पड़ेगा, उसका सदस्य उसको बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 महीने में वो नहीं बनता है तो उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, उसको सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लाइन थी 6 महीना, ये ध्यान रखना। काफी ऑप्शन में आ जाएगा 4 महीने, 3 महीने, 1 साल, जो भी है, लेकिन ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? 6 महीना। लेकिन वो मेंबर नहीं है तो भी वो सीएम बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने में उसको मेंबर बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, एमएलए और एमएलसी टू बी द सीएम। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो चाहे विधान सभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, तो भी वो किसी भी दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का वो सीएम मेंबर हो, वो सीएम बन सकता है। ठीक है, यूटीज, देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, फैक्ट है ये। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो कहीं क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि ये है तो स्टेट लेजिस्लेचर का ही लेना देना है इससे, मतलब है तो हमारे टॉपिक का ही पॉइंट है। जो यूटीज हैं विद स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये दो ही हैं एक्चुअली में। कौन सी है? दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब दिल्ली और पुडुचेरी जो है हमारे स्टेट के अंदर, ये दो जो स्टेट यूटी हैं, इनमें स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ विधानसभा है। ठीक है, इनके जो सीएम होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट नहीं करेगा, यहाँ कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इफ सीएम इज एमएलसी, अगर सीएम एमएलसी है, मतलब विधान परिषद का मेंबर है, विधानसभा का नहीं है, विधानसभा वाला तो इलेक्टेड होता है, एमएलसी जो होता है वो नॉमिनेटेड होता है या फिर अपॉइंटेड होता है। ठीक है, अपॉइंट कौन करते हैं? वो जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम जिला प्रशासन पढ़ेंगे उसके अंदर ये टॉपिक आएगा। जो एमएलसी है, अगर सीएम एमएलसी है, ही कांट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
बिकॉज ऑन इलेक्टेड मेंबर, बिकॉज ओनली इलेक्टेड, ये ओनली है, ठीक है, मेरी क्या राइटिंग थोड़ी, हाँ, ओनली बिकॉज ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो बेटा, ये ऐसा जरूरी है कि जब एक एक सीएम है, जब वो एमएलए है, मतलब वो चुन के आया है, तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का रूल क्या कहता है, चुने हुए सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के, और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि वो इलेक्टेड है इसलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। एमएलसी जो होता है वो चुना हुआ नहीं होता है, ठीक है, जब वो चुना हुआ नहीं है तो उसके पास ये हक भी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को वोट दे या ना दे, ठीक है। इसलिए अगर सीएम मान लो एमएलसी का है, तो उस सीएम के पास पावर, ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार सीएम है, इतना बड़ा पद है, प्रेसिडेंट को वोट क्यों नहीं दे सकता? अरे इसलिए नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं है। अगर वो इलेक्टेड होता, मतलब एमएलए होता, वो विधानसभा का सदस्य होता, तो वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को वोट दे सकता है, वरना नहीं दे सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ सीएम इज एमएलसी देन ही कांट वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सेम चीज है, सेम चीज मतलब ये एक और पॉइंट है इसी चीज का, उसमें भी सीएम एमएलसी था, इसमें भी सीएम एमएलसी है। मान लो एमएलसी का जो सदस्य है वो सीएम बन गया, ठीक है, तो वो क्या वो है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है? जब किसी भी सरकार का कहते हैं ना कि बहुमत मान लो उसके पास नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरे स्टेट जो सदन है जो, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पारित करते हैं सदन के अंदर, हाउस के अंदर। अगर वो पारित हो जाता है तो मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। वहीं पे ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी हुआ हुआ है, बहुत मतलब इनके साथ हुआ हुआ है, सीएम के साथ भी हुआ हुआ है। लेकिन जो एमएलसी, एमएलसी का मतलब विधान परिषद का मेंबर है, विधान परिषद में वो बैठता है सीएम, तो वो क्या कर सकता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं, को वहां पर वोट नहीं कर सकता। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट हो रहे होंगे ना, सारे एमएलए वोट दे रहे होंगे कि हाँ हम इनके साथ है, इनके साथ है, तब वहां पर ये वोट नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्टेड सदस्य नहीं है। बिकॉज इन दैट ओनली असेंबली मेंबर्स पार्टिसिपेट। असेंबली मतलब जहां पर सिर्फ चुने हुए सदस्य आते हैं, विधानसभा में चुने हुए सदस्य आते हैं, तो सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एमएलसी वाले नहीं करते, विधान परिषद वाले नहीं करते, सिर्फ विधानसभा वाले करते हैं। हिज सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सीएम साहब के जो भी भत्ते हैं, जो तनख्वाह है, पैसा है, जो भी उनको मिलता है अलाउंसेस, वो कौन डिसाइड करता है? विधानमंडल, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम का मतलब जो सीएम साहब की जो भी पावर्स हैं उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की पावर्स हैं। सबसे पहले हम जो डील करेंगे वो हम करेंगे किससे? विद रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं, मतलब ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं जो सीएम साहब की तरफ, सीएम साहब ने ही उनको चुना है मिनिस्टर्स, पूरी काउंसिल बैठती है, ठीक है, वो सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इस स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, पूरी जनता के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो पहला जो सीएम साहब का पावर क्या है? गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स इन द काउंसिल हु आर रिकमेंडेड बाय सीएम, ठीक है। गवर्नर साहब जो मंत्रियों को जो उनको चुनते हैं कि भैया आप मंत्री बनिए, आप मंत्री बनिए, तो गवर्नर साहब तो चुनते हैं, मतलब लेटर लिख के देते हैं। गवर्नर तो कहते हैं ना नॉमिनल हेड है, वो तो काम बोल कर बोलेगा हाँ ये करिए, लेकिन गवर्नर साहब को एक्चुअली बोल कौन रहा है? सीएम साहब बोल रहे हैं। सीएम साहब जो हैं वो एक्चुअली में गवर्नर साहब को कहते हैं कि आप ये लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, ये हमारे 15 या 18 ये विधायक हैं, इनको सबको मंत्री बनाना है, इस मंत्री को ये डिपार्टमेंट देना है, इस मंत्री को ये डिपार्टमेंट देना है, ठीक है। ये कहता कौन है? ये सीएम साहब कहते हैं। किसको? गवर्नर साहब को। फिर गवर्नर साहब इनको अपॉइंट करते हैं, क्या लीजिए आप आइए, आप मंत्री बनिए, ठीक है। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। अब एलोकेट्स, रीशफल, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? एलोकेट मतलब किसी को देना कि हाँ भैया ये मंत्री साहब है फलाना फलाना, ये मंत्री साहब आज से एजुकेशन मंत्री हैं, ये ठीक है, ये मंत्री साहब जलदाय मंत्री हैं, ये मतलब ये है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। ये तो हो गए एलोकेट करना। रीशफल मतलब कोई पहले से पंचायती राज मिनिस्टर है और कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर वाले को पंचायती राज दे दिया, पंचायती राज वाले को एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी, तो ये रीशफल करना, चेंज करना। ये कौन करता है? अमंग द मिनिस्टर्स। ये कौन करता है? ये भी सीएम साहब करते हैं। सीएम साहब की इच्छा होती है तो किसी को क्या मंत्रालय दे देते हैं, किसी को दूसरा मंत्रालय दे देते हैं, जैसा जैसा उनको सही लगता है वैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही कैन आस्क दैट मिनिस्टर टू रिजाइन और आस्क गवर्नर टू डिसमिस। अगर उनका किसी से मतभेद है या
उनका बैठ नहीं रहा है किसी मंत्री से, तो उसको तुरंत वो कह सकते हैं कि भैया आप यहाँ से जाइए, मैं आपको मंत्री से हटाता हूँ, मैं किसी और को मंत्री इलेक्ट कर रहा हूँ, आप जाइए अपनी विधानसभा की जो एमएलए की जो सीट है सदस्य वाली, वहाँ आप ग्रहण करिए, आप वहाँ बैठिए, आज से आप मंत्री नहीं है। ये सीएम साहब कह सकते हैं, क्योंकि देखो चुन भी तो वही रहे हैं, उनके पास पावर है, क्यों नहीं करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस है वो। ही एक्ट्स एज लीडर, गाइड एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद जो ये है, इस मंत्री परिषद को कौन कंट्रोल कर रहा है? सीएम साहब ही तो कर रहे हैं, क्योंकि वो लीडर है उस पूरे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कौन है? सीएम साहब है। सीएम साहब खुद अपॉइंट कर रहे हैं सबको कि हाँ तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तो पावर किसके पास है अपॉइंट करने की, मतलब काम करवाने की? तो वो भी सीएम साहब के पास ही है। ठीक है, ही एक्ट्स एज लीडर, गाइड एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला क्या है? ही इफ ही रिजाइंस, अगर ये त्याग पत्र देते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्सेस। ठीक है, अगर ये त्याग पत्र दे देते हैं, मतलब ये रिजाइन कर देते हैं कि आज से मैं ये स्टेट का सीएम आज से नहीं हूँ, मैं, ये मेरा त्याग पत्र है, ठीक है, ये मैं आज से रिजाइन कर रहा हूँ, तो पीछे का जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी उनके मंत्री हैं, वो मंत्री थोड़ी बने रहेंगे, वो पूरे भंग हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, वो भी सब अपने अपने घर जाओ, खत्म है आपकी विधानसभा से। विधानसभा मतलब आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है, आपकी जो विधान मंत्री परिषद है, वो क्या कोलैप्स हो जाता है पूरा, मतलब खत्म हो जाता है, वो गिर जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर सीएम ने त्याग पत्र दे दिया, मतलब अब वो खत्म, अब दूसरा सीएम बनेगा। अब टेन्योर क्या है इनका? 5 साल का। एक गौर करने वाली बात है कि 5 साल का तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल कंप्लीट हो। बहुत सीएम मैं आगे पढ़ाऊंगा जिनका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये लिखा गया है टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक बहुमत है। ठीक है, अगर बहुमत नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया, तो आप सीएम नहीं हैं, आप नहीं रह पाएंगे। जब तक आपका बहुमत है तब तक ही आप सीएम बन पाएंगे, उससे आगे आप सीएम के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो टिल, इसलिए कहते हैं टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो गवर्नर साहब आपको हटा देंगे, डिसॉल्व कर देंगे आपकी गवर्नमेंट को भंग कर देंगे, और दूसरे किसी को जिसके पास बहुमत है उसको बोलेंगे कि आप आइए और सीएम बनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू गवर्नर, अभी तक तो हम देख रहे थे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब हम देखते हैं इन रिलेशन टू गवर्नर। गवर्नर के प्रति इनके क्या कुछ पावर्स हैं, वो क्या है? लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ये जो जखीरा है मिनिस्टरों का, ये लोग सब काम यही करते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये सारे, ये और गवर्नर, ये दोनों मिलकर स्टेट का संचालन करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो ये अंग हैं, ये दोनों मिलेंगे ना, इनका काम आसानी से होगा, क्योंकि गवर्नर भी एक संवैधानिक पद है, वो इम्पोर्टेंट है, उसके पास भी काफ़ी पावर्स हैं, वो खुद काफ़ी काम करते हैं, तो काम किसके साथ मिलके करेंगे? इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कौन कर रहा है? सीएम साहब कर रहे हैं, इसीलिए सीएम साहब इन दोनों के बीच का चैनल है। ठीक है, वो गवर्नर की कोई बात है तो वो यहाँ रखेंगे, इनकी कोई बात जो गवर्नर को कहनी है तो गवर्नर को रखेंगे। ठीक है, सीएम प्रोवाइड्स हिम द इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट टू गवर्नर। गवर्नर साहब ने कह दिया कि लाइए, आप रिपोर्ट लाइए, आप मुझे फाइल दिखाइए, आपने क्या काम किया है, स्टेट के अंदर कितना क्राइम बढ़ रहा है, स्टेट के अंदर पिछले दिनों कुछ कैमल मतलब ऊँटों की मौत हुई है, तो उसका कारण क्या है, आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, आपने कमेटी बनाई या नहीं बनाई, आपने एक कमेटी बनाई थी एग्जाम के जो पेपर लीक होते हैं उसके ऊपर, जो आपने कमेटी बनाई थी उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है, आप मुझे दिखाइए। तो गवर्नर साहब इनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा चल रहा है। ये गवर्नर साहब के पास पावर है, और सीएम साहब को वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि साहब हमने ये काम किया है, अब हम ये करना चाहते हैं, हमने कुछ एक्ट बनाए, हमने कुछ लॉ बनाए, हमने सज़ा जो है पेपर लीक होने वाले की वो बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि ये भी अब ये आजकल स्टेट के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं पेपर के लिए, पढ़ रहे हैं, आप भी काफ़ी लोग जो सुन रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ये कोई फ्री की चीज़ तो है नहीं, है ना? मेहनत लगती है, पैसा लगता है, समय लगता है, कितनी चीज़ें खराब होती है, और पेपर ऐसे एंड टाइम पे लीक हो जाता है। तो देखो बेटा, लीक तो अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत हो रहा है ये सब, लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व है कि भैया हम कुछ ऐसे रूल्स बनाए, हम कुछ एजेंसियाँ ऐसी बनाई जो जो प्रॉपर सिर्फ एग्ज़ाम कराएगी, और उसके अंदर मतलब आप मौत की सज़ा का अगर आप पावर उसके अंदर डाल देते हो कि भैया जो पेपर लीक करेगा उसको हम मौत की सज़ा देंगे, तो आदमी 2 बार सोचेगा। आप नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दीजिए इसको, अब बेल ही मत दीजिए जिसने पेपर लीक किया है या जिसने पेपर लिया भी है, दोनों को बेल ही मत दीजिए आप, चाहे कितना भी कम क्राइम हो चाहे कितना भी ज़्यादा क्राइम हो। इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि इसके ऊपर रोकथाम लगेगी। इसलिए गवर्नर साहब किसी भी चीज़ की रिपोर्ट जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मांग सकते हैं सीएम साहब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एडवाइसेज द गवर्नर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ। देखो सीएम, देखो अब मैंने कल क्या पढ़ाया था कि गवर्नर इन लोगों को अपॉइंट करता है। तो गवर्नर अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर लेता है। गवर्नर ने अपने किसी रिश्तेदार को उठा के आरपीएससी का चेयरमैन नहीं बना देना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीएम साहब एडवाइस करते हैं कि साहब ये आदमी है, इसको आप आरपीएससी का मेंबर बनाइए या चेयरमैन बनाइए मेरे कहने पे। और वो मानते भी हैं, कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो, और आरपीएससी का चेयरमैन या मेंबर किसी को बनाते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा कारण ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या चलो होता है ऑफकोर्स, मान्य गणमान्य लोग वहाँ बैठते हैं, ऑनरेबल लोग वहाँ बैठते हैं, लेकिन का एक बहुत छोटा सा एक कारण होता है कि पॉलिटिकल जो इम्बैलेंसेज हैं उसको ठीक करना। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर किसी कास्ट या पर्टिकुलर किसी समुदाय के आदमी को वहाँ बिठा देने से उन समुदाय का जो वोट बैलेंस है, जो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बैलेंस हो जाता है। काफ़ी बार ये देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन किन को ये अपॉइंट करने के लिए कहते हैं? पहले तो एडवोकेट जनरल साहब, ठीक है, फिर बाद में मेंबर्स ऑफ आरपीएससी एंड चेयरमैन, आरपीएससी के चेयरमैन। और तो जो गवर्नर, जो सीएम साहब की जो पावर्स हैं गवर्नर से रिलेटेड, वो कितनी है, वो क्या है? पहले देखो, हमने अभी तक तो भाई ये पढ़ लिया कि हमने एडवोकेट जनरल साहब को इन्होंने अपॉइंट कर लिया। ठीक है, सीएम साहब ने बोला उनको कि भैया आप, गवर्नर साहब को बोला कि आप इनको अपॉइंट कर लीजिए, एडवोकेट जनरल साहब को। अब उन्होंने आगे क्या कहा कि आप एडवोकेट जनरल साहब को करिए, आप मेंबर्स ऑफ आरपीएससी एंड चेयरमैन को करिए, आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को करिए। इन सबको अपॉइंट करना कौन? गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन गवर्नर साहब को बोलेगा कौन? सीएम साहब बोलेंगे कि गवर्नर साहब, ये जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इन सबको आप आरपीएससी का चेयरमैन बनाइए, इनमें से कुछ को मेंबर बनाइए, किसी को आप, इन साहब को एडवोकेट जनरल बनाइए, आप इनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाइए। ठीक है, ये सीएम साहब बोलते हैं, किसको? गवर्नर साहब को बोलते हैं। ठीक है अब देखो बेटा, जो आरपीएससी के जो मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि उनका जो पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए वो ये सब चीज़ें बनाते हैं कि भाई आरपीएससी के मेंबर बना दिया, या आरपीएससी के आरपीएससी के चेयरमैन बना दिया किसी को। ठीक है, लेकिन अब ये बोल कौन रहा है भाई? ऑर्डर एक तरह से रिक्वेस्ट कर कौन रहा है, एडवाइस कर कौन रहा है? सीएम साहब कर रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब के कुछ पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, पॉलिटिक कारण भी होते हैं कुछ, और वो एडवाइस देता किसको है? गवर्नर साहब को। फिर गवर्नर साहब क्या करते हैं? अपॉइंट कर देते हैं। फाइनल जो अपॉइंटमेंट किसका होता है? गवर्नर साहब का होता है। आगे बढ़ते हैं। सीएम गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर। सीएम साहब अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर साहब को देते हैं। एंड हिज रेजिग्नेशन इज कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन ऑफ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है। अगर सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया तो पीछे का जो भी आपका जो मंत्रिपरिषद है वो पूरा भंग हो जाएगा, वो पूरा ही डिसॉल्व हो जाएगा। आगे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब सीएम साहब, ऑफ कोर्स देखो, वो लीडर है, हाउस के लीडर हैं, वो उस मंत्रिपरिषद के वो लीडर हैं, जब वो ही रिजाइन कर देंगे तो पीछे के मंत्रियों का क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जाइए अपने घर आप। ठीक है, आप, अब कोई दूसरी सरकार आएगी, वो बने, वो दूसरे लीडर आएगा, वो अपनी सरकार बनाएंगे और वो लोग अपने अपने मंत्री इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए सीएम साहब का मतलब जो जो कहते हैं ना इस्तीफा, वो इतना ज़रूरी हो जाता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पीछे वाले मंत्रियों की सारी पोस्ट चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं आईएएस। ठीक है, अब वो आईएएस होते हैं और उनको इलेक्ट कौन कर रहा है? मोस्टली कौन अपॉइंट, मतलब उनको जो अपॉइंटमेंट जो मतलब जो कि भाई इनको मैं चीफ सेक्रेटरी बना रहा हूँ, तो बनाता कौन है? ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो सीएम साहब बना रहे हैं, क्योंकि सीएम का आदमी होता है वो तो, है ना? भाई सीएम साहब ने चीफ सेक्रेटरी किसी एक ऐसे आदमी को बना दिया जो अभी आईएएस है। ठीक है, अब वो सीएम साहब क्या चाहेंगे कि मैं भाई 24 घंटे में से सारे 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते ना, तो कुछ पावर, कुछ काम चीफ सेक्रेटरी को देते हैं। और चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका सर्वोच्च पद क्या है? चीफ सेक्रेटरी। ये मोस्टली आईएएस ही होते हैं, शायद ही किसी रीजन में दूसरी किसी सर्विस का हो, लेकिन मोस्टली आईएएस होते हैं ये। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये टॉप पे आते हैं, तो जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉप पे आएंगे तो क्या होगा? इनके पास पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसे टैलेंटेड आदमी है, ऐसे ज़बरदस्त आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाता है जो सारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर में आता है। सारे सेक्रेटरीट से मोस्टली सारे प्रमोशंस या ट्रांसफर्स या मोस्टली सेक्रेटरीट से होते हैं, क्योंकि देखो वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उनको पता है कि किस जगह पे किस आदमी की डिमांड है।
कौन सा आदमी इस जगह को संभाल सकता है, या इस जगह पे अगर कुछ मान लो कुछ डिस्टर्बेंस है तो एक ऐसे आदमी को वहाँ पे डाल देते हैं जो स्ट्रिक्ट होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से संभाल सकता है ना, खत्म कर सकता है सारी जो भी असुविधाएं हो रही है जनता को। ठीक है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब को अपॉइंट कौन करता है? सीएम साहब करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट सीएस मतलब पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन थे? के राधाकृष्णन जी। अब ये थे तो साउथ इंडियन, लेकिन फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, क्योंकि देखो सच बात तो यही है कि उस जमाने में लिटरेसी भी साउथ में होती थी सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और क्या कहते हैं आईएएस और आईपीएस और आईआरएस मोस्टली साउथ के होते थे। अपने यहाँ तो चलो अब कल्चर आया है, पहले तो था भी नहीं इतना, नौकरी का नहीं था, आईएएस का कहाँ से होगा। तो राधा कृष्णन जी हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान थे। एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि एट प्रेजेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कौन है? ठीक है, और चलो हिंट दे देता हूँ आपको, मैडम है अभी। ठीक है, फर्स्ट राजस्थानी टू बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन? भगवत सिंह मेहता। फर्स्ट राजस्थानी, राजस्थान का लोकल आदमी जो पहला राजस्थान का लोकल आदमी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान बना, उनका नाम क्या था? श्रीमान भगवत सिंह जी मेहता। ये भगवत सिंह जी मेहता साहब थे। और इनका इनका एक इंपॉर्टेंट ये भी है पॉइंट, इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? मैक्सिमम कार्यकाल। ठीक है, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल चला है इनका चीफ सेक्रेटरी के इनके पद पे रहने के बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की है। एक और पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन थे? श्रीमती कुशल सिंह। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन थे? श्रीमती कुशल सिंह। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको। इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, अभी तक तो हमने देखा कि सीएम साहब का जो भी पावर्स हैं या फंक्शंस हैं या उनको रोल है गवर्नर साहब के अकॉर्डिंग। अब हम क्या देखेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल में उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, क्या उनकी पावर है, क्या उनके रोल हैं, वो इंपॉर्टेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, विधानमंडल के लिए, वो है हम अब पढ़ेंगे। एडवाइजेज द गवर्नर विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग। समनिंग एंड प्रोरोगिंग की मतलब लीगली किसी को बुलाना, एकत्रित करना। समन का मतलब लीगली किसी को एकत्रित करना। एकत्रित करना मतलब चाय पीने के लिए नहीं बुलाना है, चाय पार्टी के लिए नहीं, लीगल प्रोसीडिंग के लिए बुलाना कि आइए आप विधानसभा के अंदर आइए, आप लॉ बनाइए, आप रूल बनाइए, आप सदन के अंदर जवाब दीजिए, कुछ सवाल हैं बाकी एमएलएस के उनका जवाब दीजिए। तो कौन बुलाता है? गवर्नर साहब बुलाते हैं। समन ऑन प्रोरोग ऑफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सदन, सदन के अंदर जो सेशन चलता है विधानमंडल का, विधानसभा के अंदर, उसको बुलाता कौन है? समन मतलब उनको बुलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? गवर्नर साहब करते हैं। ठीक है, और उनको एडवाइस कौन कर रहा है? सीएम साहब कह रहे हैं कि बुलाओ भैया, सदन बुलाओ। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। ठीक है, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है भंग करना। ठीक है, मतलब खत्म करना एक तरह से। जब डिसोल्यूशन को खत्म मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब आपके पास बहुमत नहीं बचा, तो आपको लगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे 20 विधायकों ने हमारी पार्टी छोड़ दी है और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो उस स्थिति में सीएम साहब को लगेगा कि हमारे पास बहुमत तो नहीं है, तो वो गवर्नर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली को आप भंग कर दीजिए। या फिर नॉर्मली भी आप कह सकते हैं कि इस अभी आज के सदन को आप भंग कर लीजिए। हालांकि ये सब काम तो स्पीकर साहब के होते हैं, लेकिन जब आपके पास बहुमत नहीं रहता उस कंडीशन में वो किसके पास जाएंगे? गवर्नर के पास जाएंगे। ठीक है, कि भैया आप जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, उस विधानसभा है जो, उसको आप भंग कर दीजिए, डिसोल्यूशन कर दीजिए उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही अनाउंसेस द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कि देखो बेटा, जैसे इस साल जो सरकार है वो हेल्थ पे फोकस करना चाहती है, ठीक है, या एजुकेशन पे फोकस करना चाहती है, या गरीबी मिटाना चाहती है, पॉवर्टी मिटाना चाहती है, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे एक्ट और रूल लेके आई है कि भाई मौत की सज़ा मिलेगी जो मतलब एग्जाम पेपर लीक कर देंगे, पेपर आउट कर देंगे उनको, काफ़ी कड़ी सज़ा मिलेगी, हम फांसी पे लटकाएंगे। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हैं, या हेल्थ के लिए है, या मिड डे मील के लिए है, या महिलाओं के आरक्षण के लिए है, या महिलाओं की जॉब देने के लिए है, या डिजिटल लिटरेसी के लिए है। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आती है वो कहाँ बताती है? जो स्टेज होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानमंडल। विधानमंडल में आके वो पूरा समझा, मतलब वो अपने सारी पॉलिसीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम ये करेंगे, हम इस साल ये करने वाले हैं, हमारी ये पॉलिसी है, इस पे हमारा ये मानना है, इस पे हमारा ये मुद्दा, ये इस मुद्दे पे हमारा ये स्टैंड है। तो वो किस प्लेटफॉर्म पे आके बताते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में आके बताते हैं। और मुख्य प्रवक्ता तो मैंने बताया आपको कौन होता है? सीएम साहब होते हैं। तो सीएम साहब ही आके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम इज द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके सीएम साहब हेड होते हैं। किन किन के हेड होते हैं? मतलब किसी के मेंबर होते हैं, किसी के हेड होते हैं, किसी के वाइस चेयरमैन भी होते हैं।
तो हेड देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। अब स्टेट प्लानिंग बोर्ड क्या है? ये एक ऐसा बोर्ड है, ये एक ऐसा सदस्यों का समूह है ये, जिसके अंदर ये डिस्कशन किया जाता है कि हम स्टेट के अंदर अब हमारा ये प्लानिंग रहेगी, अब इस साल हम ये करेंगे, अगले 2 साल हम ये करेंगे, अगले 6 महीने हम ये करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। हम टेक्सटाइल को बढ़ाना चाहते हैं, हम ट्रेड एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं स्टेट के अंदर। तो वो डिसाइड कौन करता है? वो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर जो सरकार जो करती है वो करती है। और उसका स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब खुद होते हैं। ठीक है, आगे ही इज द मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है? जब बहुत सारे स्टेट मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट मिल गए, अब वो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेट के लिए क्या फ़ायदा है, हमारे इस फायदे से गुजरात को क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि गुजरात अगर एक्सपोर्ट बढ़ाता है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाता है? राजस्थान से जाता है। तो राजस्थान वाले को इसमें फ़ायदा मिल गया क्योंकि उनका रॉ मटेरियल बिक रहा है, जॉब जनरेट हो रही है, यहाँ से माल ज़्यादा जा रहा है तो पैसा आएगा। तो ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल बने हुए हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, वो इंटर स्टेट काउंसिल का जो एक मेंबर होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। ऑफ कोर्स सीएम ही होगा, चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा लीडर कौन है? सीएम ही है। तो हर स्टेट के सीएम ऐसे आएंगे और डिस्कशन करेंगे और उनके ऊपर काम होता है। खैर उसमें सिर्फ ट्रेड मुद्दा नहीं होता, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नदियों का कोई मुद्दा है या किसी के वाटर डिवाइड का है, ये नदी का पानी 30% गुजरात लेगा, 20% राजस्थान लेगा, 30% एमपी लेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, ये इंटरस्टेट काउंसिल ऐसे काम करती है। उसका मेंबर कौन होता है? सीएम होता है। और वो किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, 263। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। अब बेटा नीति आयोग क्या था? नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन ही था। प्लानिंग कमीशन में क्या करते थे? वो प्लानिंग करते थे कि भाई हम अगले 5 साल क्या करने वाले हैं। तो जब नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया है, तो उसके अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसके हेड हैं, फिर सीईओ हैं, जो हमारे साउथ इंडियन है अभी सीईओ, फिर अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, फार्मा वाले मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, फिर बाद में स्टेट के भी सीएम आएंगे, बड़े सारे जो भी स्टेट के सीएम हैं, मतलब साउथ के हो गए, नॉर्थ के, ईस्ट के, सारे सीएम बैठेंगे और वो प्लान करते हैं कि हमें अब जीएसटी में कितना कम करना है, कितना लाना है, आपको आपकी एसजीएसटी बढ़ाई जाए, आपकी सीजीएसटी कम की जाए और उसके अंदर पैसा हमको फंडिंग दी जाए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। तो वो सब डिसाइड किसके अंदर है? नीति आयोग के। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? ये सीएम साहब होते हैं। ठीक है, एक्ट्स ऑल्सो, फिर अगली जो हमारी लाइन है वो क्या है? एक्ट्स एज वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन। अब ये जोनल काउंसिल क्या होता है? ये काउंसिल का मतलब तो क्या हो गया? समूह हो गया। अब जोनल काउंसिल मतलब जोन के ऊपर बने हुए हैं, मतलब अलग अलग जोन है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, मतलब अलग अलग जोन है, बहुत सारे बने हुए हैं। उन जोन में भाई इस साल मान लो कि भाई चलो चेयरमैन तो भाई प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर को बना दो या चलो बन गए होम मिनिस्टर साहब बन के मान लो। ठीक है, अब जोनल काउंसिल के अंदर वो बन गए। अब बारी बारी हर स्टेट का एक सीएम, जैसे इस बार गुजरात के जो सीएम थे वो बने वाइस चेयरमैन, अगली बार अशोक गहलोत जी बनेंगे, फिर राजस्थान के सीएम, फिर मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब हैं वो बनेंगे वाइस चेयरमैन। तो ऐसे रोटेशन हो रही है, बारी बारी सबका नंबर आ रहा है। उसमें जो वाइस चेयरमैन बनेगा वो सीएम साहब बनेंगे। वो कोई नहीं, कोई गवर्नर वर्नर नहीं बनते, ठीक है ना, वो सीएम साहब बनते हैं, सरकार के मुख्य प्रवक्ता। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट। अब देख लो मुख्य प्रवक्ता आई क्या, मैं जिसकी बात कर रहा था कि सरकार का स्पोक्स पर्सन का मतलब क्या है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी है, सरकार का कोई भी स्टेक है, किसी मुद्दे के ऊपर कोई बात रखना है, कोई स्टैंड लेना है, तो उसका प्रवक्ता कौन होगा? मेन मीडिया के सामने आके या कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो कौन होगा? सबसे मेन लीडर कौन होगा बोलने वाला? तो मुख्यमंत्री साहब खुद होंगे। इसलिए चीफ मिनिस्टर को मुख्य प्रवक्ता और चीफ स्पोक्समैन कहा जाता है। ही इज क्राइसिस एंड मैनेजर, ही इज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी है किसी भी प्रकार की, अर्थक्वेक है, सुनामी आ गई है या अकाल पड़ गया है, तो ऐसी इमरजेंसीज के अंदर जो कहते हैं ना कि मेन जो क्राइसिस जो सबसे सब मॉनिटर करेगा, देखेगा कहाँ आर्मी बुलानी है, कहाँ एनडीआरएफ बुलानी है, पुलिस का क्या यूज़ लेना है ना, दूसरी और स्टेट की जो भी यूज़ है, कोई जैसे कोरोना में एनसीसी वालों को भी लगाया गया था, तो ये सब देखने वाले कौन थे? ये क्राइसिस इन चीफ कौन थे? भाई अशोक गहलोत जी आए दिन उस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे कि आइए हम अभी हमें ये करना है, अब हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, हम इतना पैसा गरीबों को दे रहे हैं, आके न्यूज़ पे उनका लाइव होता था, वो बताते थे। तो ये क्राइसिस इन चीफ मैनेजर चीफ कौन होते हैं? ये हमारे सीएम साहब खुद होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्टेड हेड वही हैं पूरे स्टेट के गवर्नमेंट के। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सीएम। अब अभी हमने तो भाई कंसेप्ट पढ़ लिया, रूल्स जो पढ़ने थे वो पढ़ लिए और कुछ देख लिया कि भाई इनके ये रोल्स हैं, ये इनकी
वो हैं क्या इंपॉर्टेंट जो उनके रोल्स हैं जो गवर्नर से रिलेटेड हैं या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में जहरीले तथ्य जो हो गए, जहरीले तथ्य वो हो गए जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी कहीं उड़ा हुआ क्वेश्चन फेंकती है, ठीक है, जिसका कोई ज़्यादा बेस नहीं होता है, लेकिन कि भैया अगर आपने कितनी रिसर्च की, आपने कितनी मेहनत की है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान जो नॉमिनेटेड सीएम, मैं इलेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टेड की बात करेंगे, पहले नॉमिनेटेड, पहले क्योंकि नॉमिनेटेड बने थे, तो फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान जो कि नॉमिनेटेड थे वो कौन थे, हीरालाल जी शास्त्री साहब। हीरालाल जी शास्त्री साहब जिनकी कार्यकाल था वो क्या था, 7 अप्रैल 1949 से लेके 5 जनवरी 1959, लगभग 2 साल का काम था ये, ठीक है। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल था। ये जयपुर प्रजामंडल में भी इन्वॉल्व थे, इसलिए ये पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है। इसलिए एक कारण ये भी था कि इनको नॉमिनेटेड सीएम पहला राजस्थान का इनको बनाया गया था। इनकी पैदाइश कहाँ है, बॉर्न इन जॉबनेर जयपुर, जॉबनेर जयपुर के पास में है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वनस्थली विद्यापीठ जो है निवाई टोंक के अंदर, वो इनकी बनाई हुई है। इनकी बच्ची का नाम था शांता, ठीक है, उनके नाम से इन्होंने विद्यापीठ ये बनाई थी। और वनस्थली विद्यापीठ जो है वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान के आसपास के स्टेट्स में भी काफ़ी फेमस है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ये इनकी बनाई हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इनकी जो वाइफ है रतन शास्त्री जी, रतन शास्त्री जी जो इनकी वाइफ हैं, ये बहुत ही मतलब एक्सीलेंट वुमन है, ये बहुत ही उम्दा महिला है। ये इनको 2 अवार्ड मिले थे, पद्मश्री और पद्म विभूषण। और राजस्थान की पहली ऐसी महिला है जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों मिला गया, दोनों दिया गया है इनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो फैक्ट है ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं, उड़ते उड़ता क्वेश्चन आता है और इसको मिस नहीं करना है। ये जो 2 नंबर 3 नंबर देखे जाएगा आपको, ये आपको ग्रैब करना है। फर्स्ट इलेक्टेड, अभी तो हमने नॉमिनेटेड की बात किया, अब फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ राजस्थान कौन थे, टीकाराम पालीवाल जी। ये कहाँ के थे, महुआ दौसा के थे। ये टीकाराम पालीवाल जी कहाँ के थे, दौसा के। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे, इनका कार्यकाल क्या था, 3 मार्च 1952 से लेके 1 नवंबर 1952 तक, लगभग मतलब देखा जाए तो 7-8 महीने का इनका कार्यकाल था, ठीक है। 7-8 महीने का इनका मतलब 8-9 महीने का कार्यकाल मान लो। ही वॉज, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही वॉज सीएम एंड डेप्यूटी सीएम बोथ। अब सीएम तो ये पहले बने फिर डेप्यूटी सीएम बने, ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि कोई आदमी पहले सीएम बना फिर डेप्यूटी सीएम बना। कैसे हुआ, पहले ये इलेक्ट हो गए सीएम के लिए, अब ये सीएम के लिए इलेक्ट तो हुए, लेकिन इनसे पहले नाम जिसका था वो था जयनारायण व्यास का। जयनारायण व्यास जोधपुर और जालोर से खड़े हुए, दोनों से वो हार गए। तो जो आदमी सीएम बन रहा है वो अपनी सदस्य की सीट ही हार जाए, एमएलए की सीट ही हार जाए, तो वो सीएम कैसे बनेगा, कौन बनाएगा उसको सीएम। इसलिए इनको पहले सीएम बनाया गया। हालांकि बाद में जयनारायण व्यास साहब मतलब जीत गए इलेक्शन, किसी और सीट से जीते, बाई इलेक्शन हुए, सीट जीते वो, और उनको सीएम बना दिया गया बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ राजस्थान कौन थे, टीकाराम पालीवाल साहब, ये सीएम भी थे, फिर बाद में डेप्यूटी सीएम बनाया, जब सीएम बनाया किसको, जयनारायण व्यास जी को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज केयर टेकर गवर्नमेंट, काम चलाऊ सरकार। इनके इनका क्या, जो इनके साथ में जो मेंबर्स थे, जो अपोजिशन जो लीडर्स थे, वो इनको कहते ना छेड़ते थे या मजाक में कहते थे कि भैया आपकी तो सरकार काम चलाऊ सरकार है, क्योंकि सीएम तो किसी और को बनना था और आपको तो ज़बरदस्ती सीएम बना दिया, या कहते ना गलती से सीएम बन गए आप, तो आपकी सरकार तो काम चलाऊ सरकार है, कोई आपकी सुनने वाला तो नहीं है, ठीक है। और तब तक जयनारायण व्यास साहब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, बाकी जो भी सदस्य थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सरकार चला सकते हो, आपके पास बहुमत नहीं है, उनका ये मानना है, तब वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो आपकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन टीकाराम पालीवाल जी की सरकार के टाइम पे लेके आया था ऑपोजिशन, ठीक है। अब फिर आए जयनारायण व्यास साहब। जयनारायण व्यास साहब आए, ही वॉज द सीएम बोथ, नॉमिनेटेड भी ये सीएम बने और इलेक्टेड भी ये सीएम बने, ठीक है। लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम जोधपुर बी एंड जालोर ए, ये 2 सीटें थी, जोधपुर बी, जालोर ए, ये दोनों सीटों से अपने चुनाव हार गए। लेकिन चलो अच्छे बड़े लीडर थे, काफ़ी इनका नाम था, तो इनके लिए एक मेंबर ने अपनी सीट खाली करी, और उस मेंबर ने सीट कौन सी खाली करी, किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, ठीक है, बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ से ये जीते और फिर इनको सीएम बना दिया गया। एक और पॉइंट ये है कि इनको क्या क्या इनके ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज शेर राजस्थान, शेर राजस्थान के नाम से ये प्रसिद्ध थे।
फेमस थे, इनको शेर राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। फिर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया जी एक ग्रेट पर्सनैलिटी है और मेरे तो ये पर्सनल फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि इतनी यंग एज में इन्होंने नाम कर लिया इतना, और जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जैसे हीरालाल शास्त्री जी, जयनारायण व्यास जी और टीकाराम पालीवाल जी, बड़े बड़े नेता हैं सारे। वहाँ पर एक यंग लड़का आता है और बहुत जल्द इतना ऊपर बढ़ता है और सीएम बन जाता है मात्र 38 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने मॉडर्न राजस्थान का जनक कहते हैं इनको। मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का जनक कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने आधुनिकता इतनी बढ़ाई राजस्थान के अंदर। राजस्थान को एक पिछड़े स्टेट से एक मॉडर्न स्टेट की तरफ कॉपी मतलब घुमाने का जो काम किया वो इन्होंने किया। और काफ़ी लंबा कार्यकाल था, इन्होंने इतने लंबे समय तक सरकार चलाना, जहाँ बड़े बड़े नेता 13 दिन 16 दिन की सरकार चला रहे हैं, वहाँ इन्होंने इतने साल तक इन्होंने राज किया, सीएम रहे ये। तो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इनका ऑफ कोर्स इनकी मतलब इनकी तारीफ बनती है उस जगह। तो इनका मैक्सिमम टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 1954 से लेकर 71 तक। ये आप गिन लो, 54 से 71 तक कितना हो गया, इतना लंबा कार्यकाल था इस आदमी का। यंगेस्ट सीएम रहे थे ये, 38 की उम्र में ये सीएम बन गए थे, सबसे यंग सीएम थे ये। अपने आप में भी ये काबिल तारीफ है। आज तो सीएम बनता है आदमी 70 साल 60 साल की उम्र में, ये 38 साल की उम्र में सीएम बन चुके थे। और 60 साल की उम्र में तो ये रिटायर होके सो रहे थे अपने फार्म हाउस पे। ठीक है, सीएम रहे ये 4 टाइम्स, 4 बार तक ये सीएम रहे, जो कि मैक्सिमम है आज तक का रिकॉर्ड है ये। अगर अशोक जी वापस आ जाते हैं तो अलग बात है, तो ये वो भी 4 बार के हो जाएंगे, लेकिन अभी तक का यही रिकॉर्ड है कि इनके पास 4 बार ये सीएम रह चुके हैं। ठीक है, फादर कौन थे? पुरुषोत्तम सुखाड़िया जी इनके क्रिकेटर थे, जो कि फेमस क्रिकेटर थे, ये याद रखना, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम सुखाड़िया जी इनके फादर थे, जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर थे और फेमस क्रिकेटर थे। उनके इनके फादर मोहनलाल सुखाड़िया जी के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इनके टाइम में लगा था। कब? 1967 में। पहला प्रेसिडेंट रूल किसके टाइम में लगा? मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे लगा 1967 में। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज 1959 में आया। ठीक है, पंचायती राज आया 1959 में। एक मिनट, पंचायती राज आया 1959 में और आईजीएनपी आया 1958 में, और ये दोनों इनके कार्यकाल में आए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई पंचायती राज किसके कार्यकाल में आया, आईजीएनपी किसके कार्यकाल में आया, तो ये दोनों मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में आए। ठीक है, ही बिकेम गवर्नर ऑफ। अब देखो, आजकल क्या है कि बहुत इजी इजी से क्वेश्चन हो गए कि भाई सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबको पता है मोहनलाल सुखाड़िया जी का है। यंगेस्ट सीएम कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 स्टेट दे देंगे, कि इन स्टेट्स में से किसके सीएम, किसके गवर्नर नहीं थे। जैसे कर्नाटका के थे, आंध्र प्रदेश के थे, तेलंगाना के थे, एक चौथा ऑप्शन डाल देंगे केरला। तो आंसर क्या होगा? केरला। केरला के नहीं थे, कर्नाटका के थे, आंध्र प्रदेश के थे और तमिलनाडु के भी थे। ठीक है, ये गवर्नर रहे हुए 3 स्टेट के। अच्छा, कुछ सीएम ऐसे थे जो सीएम भी रहे और किसी स्टेट के गवर्नर भी रहे। उनमें सबसे पहले कौन? हरिदेव जोशी साहब, जो कि आसाम, वेस्ट बंगाल और मेघालय के रहे। ये ये एक ऐसे सीएम भी हैं, हरिदेव जोशी साहब, जो पहले राज्यपाल रहे किसी स्टेट के, फिर ये पहले सीएम रहे, फिर राज्यपाल बने, और राज्यपाल के पद से इस्तीफा देके वापस ये सीएम बने। तो ये भी इस प्रकार के ये सीएम रहे हुए हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर, ये आसाम के रहे हुए हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी, ये बिहार और हरियाणा के गवर्नर रहे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बरकुतला खान साहब, ये हमारे जोधपुर से ही थे, बरकुतला खान साहब। और इनकी एक खास बात ये है कि ये फर्स्ट माइनॉरिटी क्लास सीएम ऑफ राजस्थान थे, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के पहले सीएम ये बरकुतला खान साहब थे। ठीक है, इनके नाम का स्टेडियम भी है जोधपुर के अंदर, जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इनके नाम से ही है। और इनका कार्यकाल था 2 साल का, 1971 और 1973। ठीक है, ये एक पॉपुलर नाम से पुकारे जाते थे, जिसका नाम था प्यारे मियाँ। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ भी है, प्यारे मियाँ। ठीक है, प्यारे मियाँ इनको जो जनता कहती थी, क्योंकि ये बड़े स्वीट और जेंटलमैन किस्म के इंसान थे। ठीक है, इंदिरा गांधी से इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, और इंदिरा गांधी को ये भाभी कह के पुकारते थे। ठीक है, उनसे अच्छे रिश्ते थे, तभी ये सीएम बने थे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये पहले सीएम है जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई है। ठीक है, मतलब अपने पद पे रहते हुए, काम करते हुए इनका जो उनकी डेथ हुई है, वो पहले सीएम है जिनकी ऑफिस में रहते हुए डेथ हुई है। और इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण, इनके टाइम में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर इनके कार्यकाल में हुआ है, जब ये सीएम थे। ये इंपॉर्टेंट देखो, ये इसलिए है क्योंकि
हमारा स्टेट राजस्थान जोग्राफिकल कंडीशन देखो ना उसकी, तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर पे है, तो वो इंपॉर्टेंट भी है कि भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बॉर्डर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हरिदेव जोशी 10 बार के एमएलए रहे हुए हैं। 10 बार के एमएलए मतलब 50 साल के एमएलए नहीं होगा वो। कुछ सरकारें 2 साल चलती है, कुछ सरकारें 3 महीने चलती हैं, कुछ सरकारें 5 साल चलती है, कुछ सरकारें 1 साल चलती है, लेकिन हर इलेक्शन में ये एमएलए तो बन ही जाते थे। तो 10 बार के एमएलए रहे हुए हैं, इतना इतना बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इन साहब को, हरिदेव जोशी साहब को। 3 टाइम के सीएम रहे हुए हैं, 3 बार के सीएम रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपनी सरकार मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हर बार इनकी सरकार अल्पसंख्यक होके और मतलब कुछ कम होके और गिर जाती थी, ठीक है। एक बार भी अपना कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए। इनको विकलांग मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका एक हाथ कटा हुआ था, इसलिए इनको विकलांग मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक हाथ से ये फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, विकलांग थे, ये कट गया था उनका हाथ। डिविजनल सिस्टम देखो बेटा, डिविजनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा डिवीजन है, एक शहर है, बड़ा शहर है, कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ पे, या फिर मतलब डिविजनल सिस्टम है वहाँ पे, संभागीय सिस्टम है। उसके अंदर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट आती है साइड में, ठीक है। जैसे जोधपुर एक डिवीजन है, बीकानेर एक डिवीजन है, अजमेर डिवीजन है, जयपुर डिवीजन है, भरतपुर डिवीजन है, अलग कोटा डिवीजन है। उनके आसपास के छोटे छोटे शहर उनसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो जो डिविजनल सिस्टम है पहले बंद हो गया था, उसको वापस चालू करवाया किसने? हरिदेव जोशी साहब ने 1987 में। कब कराया? ये इंपॉर्टेंट है, 1987 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। 1987 संभागीय व्यवस्था कब वापस चालू कराई? 1987 में। किसने कराई? हरिदेव जोशी साहब ने। आगे बढ़ते हैं। भैरव सिंह शेखावत साहब, ये बाबूसा के नाम से फेमस थे, ठीक है, इनको सब बाबूसा कहते थे। 3 बार के ये सीएम रहे हुए हैं, और 19 पहला कार्यकाल था इनका 1977 से 1980, फिर था 1990 से 1992, और फिर था 1993 से 1998, ठीक है। मतलब इसमें 3 साल, यहाँ पे 2 साल, और यहाँ इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट 2002 से लेकर 2007 तक, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। कौन से वे थे? 11वें राष्ट्रपति। ये तो किसी एग्जाम का क्वेश्चन भी है शायद कि भाई भैरव सिंह शेखावत थे वो कौन से उपराष्ट्रपति बने थे, 10वें, 11वें, 12वें, ऐसा कुछ। उसका आंसर है 11, मतलब 11th उपराष्ट्रपति थे ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहला ऐसा आदमी था, अभी तक तो सारे सीएम जो आ रहे थे वो कांग्रेसी थे, ये पहले नॉन कांग्रेसी सीएम थे। राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेसी सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत साहब, ठीक है। और दूसरे जो नॉन कांग्रेसी सीएम जो बनी वो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी ये जो थे, ये फर्स्ट दलित सीएम ऑफ राजस्थान है। दलित सीएम का मतलब, वो तो अल्पसंख्यक मोर्चा, वो अल्पसंख्यक सीएम है, ये दलित सीएम है, इसका चीज ना ये ध्यान रखना। ये शेड्यूल कास्ट में हो गए, वो अल्पसंख्यक हो गए, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो जगन्नाथ पाटिया जी फर्स्ट दलित सीएम ऑफ राजस्थान थे। व्हेन ही वाज सीएम ही वाज नॉट मेंबर ऑफ असेंबली, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे आपको उसमें कंसेप्ट बताया कि 6 महीने तक आपको सदस्यता ग्रहण करनी है, वरना आप सदस्य नहीं होगे, ठीक है। तो सेम चीज है, ये सीएम तो इनको बना दिया, लेकिन ये विधानसभा के मेंबर ही नहीं थे। हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा के ये मेंबर ही नहीं थे। बाद में इन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण की, और ये फिर सीएम आगे चले। और इनका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, ये भी है, क्योंकि कभी देखो अभी जहरीले तत्व ना ऐसे सवाल ऑर्डिनेंस बोर्ड या आरपीएससी पूछ लेता है, क्या कि बैंड लेकर इन्होंने शराबबंदी कर दी थी, दारू इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवचरण माथुर, ठीक है, 2 टाइम के सीएम, 2 बार के ये सीएम रहे हुए हैं, शिवचरण माथुर जी। 1981 से लेके 85 तक इनका पहला कार्यकाल, दूसरा था 88 और 89, मतलब लगभग एक साल का। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट कांड क्या हुआ था? ये डीग हत्याकांड हुआ, ठीक है। डीग कहाँ पर है? भरतपुर में। डीग हत्याकांड मतलब भरतपुर के राजा थे मान सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको गोली मार दी थी उनको। उनकी मृत्यु पे इतना हंगामा हुआ था कि इनको इस्तीफा देना पड़ा था 1985 में। वो बहुत बड़ा कांड है, वो आज भी मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सुनाते हैं कि भाई ऐसा मतलब बहुत नाजुक स्थिति हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि इतने बड़े आदमी को गोली मार देना एक अपने आप में बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है ये स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो उस टाइम पे इनको इस्तीफा देना पड़ा था 1985 में, ठीक है। ये डीग हत्याकांड थोड़ा याद रखना किसके टाइम पे हुआ था? शिवचरण माथुर साहब के साथ। और शिवचरण माथुर जी खुद मेरे हिसाब से करौली से थे, ठीक है। हीरालाल देवपुरा, इनका एक ही मुद्दा है इनको ध्यान रखने का, कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका था कितना? 16 दिन का कार्यकाल था इनका। 16 दिन, मात्र 16 दिन का कार्यकाल था। 23 फरवरी से लेकर 10 मार्च 1985, मात्र 16 दिन के मुख्यमंत्री थे ये ध्यान रखना है।
हीरालाल देवपुरा। अब तुम हीरालाल शास्त्री से कंफ्यूज मत हो जाना, ये हीरालाल देवपुरा है, ठीक है। अच्छा, दो चीज इनकी और फेमस है, मतलब फेमस क्या याद रखने लायक है कि फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग के ये चेयरमैन भी थे और विधानसभा अध्यक्ष भी थे ये, ठीक है। ये इनकी दो चीजें याद रखने की है, विधानसभा अध्यक्ष भी थे ये और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे ये, चेयरमैन भी थे। अच्छा, आगे का एक पॉइंट, फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं अभी तक, क्या पता अब तीसरी बन जाए तो एक रिकॉर्ड इनका भी हो जाएगा 3 बार के सीएम का। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। 4 ऐसे लोग जो सीएम रहे हैं 3 बार तक, 3 बार, मतलब मोहनलाल सुखाड़े 4 बार रहे हुए हैं, लेकिन 3 बार तक जो रहे हुए हैं वो 4 ऐसे सीएम हैं। पहले कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी, दूसरे हरिदेव जोशी जी, ठीक है, तीसरे भैरव सिंह शेखावत जी और चौथे अशोक गहलोत जी, ठीक है। ये 4 ऐसे लोग हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये 3 बार सीएम रहे हुए हैं अभी तक, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, भूलना मत इसको। आपको मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत 2 तो याद रहेंगे, भैरव सिंह शेखावत और इनमें कन्फ्यूजन होने वाला है। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत सबको याद रहते हैं, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत को याद करना है आपको, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया आपको याद है कि हाँ भाई सबसे लंबा कार्यकाल, अशोक गहलोत तो आपको याद ही है कि भाई ये तीसरी बार सीएम बन रहे हैं अब, और मतलब बने हुए हैं अभी, और हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ये भी 3 बार सीएम रहे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान, मतलब भाई हमने इलेक्टेड पढ़े हैं अभी तक, अब नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत, जिनको नॉमिनेट किया है, जो इलेक्ट वोट दे, जिनको वोट दे के नहीं बनाया है, जो नॉमिनेट किए गए हैं, वो 3 सीएम कौन थे? सबसे पहले आपने पढ़ लिया हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, जिनकी वाइफ रतन शास्त्री जी, जिनको 2 बार मतलब एक विभूषण मिला है, एक पद्मश्री मिला है, ये वही हीरालाल शास्त्री जी, इन्होंने विद्यापीठ बनाई, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जी हो गए, फिर सीएस वेंकटेचरी होगी। अभी सीएस वेंकटेचरी जो साहब हैं ये हमारे साउथ के हैं, ये मैसूर कर्नाटका के हैं, ठीक है। और ये किस किस सर्विस से आते थे? आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये आईसीएस उस टाइम था, आज तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईएएस हो गया ये, ठीक है। तो ये मैसूर कर्नाटका से थे, कौन? सीएस वेंकटेचरी साहब। और फिर जय नारायण व्यास साहब, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जय नारायण व्यास साहब भी नॉमिनेटेड हुए थे, बाद में इलेक्ट भी हुए थे ये। अच्छा, ये एक टेबुलर फॉर्म में मैं चीज़ लेके आया हूँ जिसमें कुछ डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, लिख देता हूँ। उप मुख्यमंत्री कितने, अभी अभी तक हमको उप मुख्यमंत्री कितने मिले हुए हैं? लगभग 5 उप मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। सबसे पहले कौन से? टीकाराम पालीवाल जी, जिनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 54, और उनके टाइम पे सीएम कौन थे? जय नारायण व्यास। ये याद रखना है, मैंने बताया था ये आदमी सीएम भी रहा है, फिर बाद में ये मतलब मुख्यमंत्री भी रहा है और उप मुख्यमंत्री भी रहा है। और इनके टाइम पे वापस मुख्यमंत्री किसको बना लिया गया? जय नारायण व्यास जी को। फिर थे हरिशंकर भाबड़ा जी। हरिशंकर भाबड़ा जी जो थे, उनका कार्यकाल था 94 से लेके 98 तक। इनके टाइम पे कौन थे सीएम? भैरव सिंह शेखावत साहब। फिर थे बनवारीलाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। इन तीनों के टाइम पे सीएम कॉमन अशोक जी गहलोत, ठीक है। बनवारीलाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, इन तीनों के टाइम पे सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ये तो आपको याद रखना है। अब सिर्फ कार्यकाल याद, 2 के तो सेम हो गए, इन दोनों का कार्यकाल 2003 और 2003, ठीक है। और ये तो सबसे लेटेस्ट याद रहेंगे 2018। कमला बेनीवाल मैडम का एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर अलग चीज है, ये फीमेल मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर, मंत्री बनाया गया था इनको, सबसे पहली फीमेल मिनिस्टर कौन थी? कमला बेनीवाल मैडम, ठीक है। और हरिशंकर भाबड़ा जी, ये जो उप मुख्यमंत्री रहे ना, इनका एक फैक्टर और है कि ये स्पीकर भी रहे हैं, ठीक है। ये स्पीकर भी रहे हैं, किसके? राजस्थान विधानसभा के। ये इंपॉर्टेंट है, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे और स्पीकर भी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट क्या है भाई? हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर पढ़ लिया, ठीक है, हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर पढ़ लिया। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्चुअली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड है चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाए गए थे, मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको किसने बोला अपॉइंट, किसने किया? गवर्नर ने किया। किसके कहने पे किया? सीएम के कहने पे किया। सीएम उनका हेड है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनमें भी 2-4 प्रजातियां हैं, डिवाइड हुई हुई है कि भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट सबॉर्डिनेट चार्ज हैं, ठीक है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। मतलब संसदीय सचिव जो बनाते हैं आजकल, ये नई पोस्ट भी है, मतलब काफ़ी लोग, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपॉइंट किए हुए हैं। वो क्या है? वो एक मतलब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को इम्बैलेंस, मैंने बताया ना, सब कुछ इम्बैलेंस, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करने के लिए ये पोस्ट नहीं बनाई गई थी। और ये एक्चुअली में बनाई गई थी मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे, ठीक है। ये तो हो गया कोर, मतलब एकदम बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डब्बा है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोर चीज़ है। क्या है उसमें? सबसे पहले सीएम, फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर,
और फिर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। भाई ये तो लीडर हो गए, ये इनके कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे उच्च लेवल के मंत्री है वो कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। मोस्टली इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, वित्त हो गया, फाइनेंस, होम, पीडब्ल्यूडी, बड़े बड़े पंचायती राज मिनिस्ट्री, अलग अलग बड़े बड़े मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या करते हैं? देखो, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ टॉप लेवल होता है, ठीक है। वो टॉप लेवल का मिनिस्टर होता है, सबसे उच्च, मतलब उनकी जो पद का जो लेवल होता है सबसे उच्च होता है, टॉप होता है स्टेट के अंदर। उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, फाइनेंस ले लो, होम ले लो, ये इनके पास होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इनका कद बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब बेटा इंडिपेंडेंट चार्ज से मतलब क्या है? ये होते तो प्रभार तो इनका स्वतंत्र है, लेकिन दे हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर, देखो एक मंत्री है, अब बहुत बड़ा मंत्रालय है, अब फाइनेंस है, फाइनेंस तो हर डिपार्टमेंट के अंदर है, फाइनेंस तो कहाँ नहीं है, हर आदमी की जेब में फाइनेंस, मतलब पैसा तो हर जगह रोटेट हो रहा है। उनका डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता है कि उनको दूसरे मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। तो ये मंत्री जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, दे हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट का मतलब ये कैबिनेट के पार्ट नहीं है। इनको कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट वाले ही बुला सकते हैं, ये अपने आप से नहीं जा सकते, इनका संवैधानिक हक नहीं है। बोला कोई मीटिंग में जरूरत है, इनकी राय लेनी है, इनसे कुछ पूछना है, तो इनकी मीटिंग में बुलाते हैं, वरना मीटिंग में ये नहीं जाते हैं। तो ये कैबिनेट के पार्ट नहीं है, लेकिन कैबिनेट को सबॉर्डिनेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको किसी चीज़ में, पॉलिसी में, कोई लागू कराने में, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट है, कोई कमेटी है, उसमें ये कैबिनेट को हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसका आता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट सबॉर्डिनेट चार्ज। अब जो ये सबॉर्डिनेट चार्ज है ना, ये सब इनका भी मान लो लोड बढ़ गया, इनका भी लोड बढ़ गया, तो ये तीसरे सबॉर्डिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये इनको भी हेल्प करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वालों को, और कैबिनेट मिनिस्टर को भी हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प बोथ कैबिनेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज वाले को भी ये हेल्प करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया इसका मतलब ये तो कोर हो गया, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट, मतलब वो कहते हैं ना, कोर फंक्शनिंग ऑफ स्टेट हो गई। भाई ये तो बिल्कुल मतलब कोर चीज़ चला रहे हैं, मेन प्रॉपर चीज़ चला रहे हैं। इनको हेल्प कौन कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वो इसको भी हेल्प कर रहे हैं, ये इसको आगे हेल्प कर रहे हैं, और ये फाइनली रिपोर्ट किसको देते हैं? सीएम साहब को देते हैं। इसलिए इस बॉक्स को क्या कहते हैं? कैबिनेट। आपने ये चीज़ न्यूज़ में बहुत सुनी होगी, कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट ने आज ये फैसला किया, कैबिनेट की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कैबिनेट, ये बार बार ये वर्ड क्यों आता है? क्योंकि ये मेन चीज़ है, ये कोर है, पॉलिसी बना रहे हैं ये लोग। स्टेट का, अब स्टेट आगे 5 साल क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो डिसाइड कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। इसलिए कैबिनेट कोर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और फिर दूसरे जो ये सारे मिला के जो हो गए, वो हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको? कैबिनेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कोर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका सबोर्डिनेट है, उनको हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के अंदर सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल के अंदर सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये मंत्रिमंडल थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, जो कोर, वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं इसके अंदर सिर्फ। इसके अंदर इनका जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है, इनका आकार थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वो कम है, छोटे हैं, 5-6 मंत्री होते हैं, वो कोर होते हैं कैबिनेट के अंदर, इसलिए इनका आकार छोटा होता है। और इसमें सारे मंत्री आए थे तो इनका आकार बड़ा हो गया। इनकी शक्ति कम होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे डिपार्टमेंट, ये हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, और ये तो कोर डिपार्टमेंट है, इसलिए इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, इनकी शक्ति ज़्यादा होगी तभी तो ये कोर बुला रहे हैं, तभी तो इनको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 163 क्या कहता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये एडवाइस किसको करते हैं? गवर्नर को एडवाइस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 164 क्या कहता है? सीएम शॉल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। सीएम को अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। लेकिन किसकी एडवाइस पे? सीएम की एडवाइस पे, ठीक है। एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्नर इज नॉट एप्लीकेबल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? तो मतलब मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी गवर्नर को, वो चीज़ इंप्लीमेंट करी, और वो कोर्ट के अंदर उसके ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। न्यायपालिका उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायपालिका के हक के वो बाहर है। मिनिस्टर की कोई भी एडवाइस जो गवर्नर को दी गई है, ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 164 1A, ए का मतलब अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था?
93rd अमेंडमेंट 2003, 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुआ। इसके अंदर मैंने चीज़ ये बता दी है क्या थी, 15% जो है वो मैक्सिमम मिनिस्टर होने चाहिए, 15%, 200 का 15%, 30 मिनिस्टर मतलब मैक्सिमम होने चाहिए, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 12। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए मंत्री जो बनेंगे, 12, 12 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज़्यादा ही होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने, 15% मतलब 30, राजस्थान के हिसाब से 30। आर्टिकल 164(1)(b), इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, पर्सन कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब मुजरिम, जो जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा है और वो चार्ज वाकई में सही है। कल्प्रिट विद डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, दल बदली। भाई कांग्रेस से आप इलेक्ट हुए थे, अब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, आप बीजेपी में चले गए और आप मंत्री बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहां पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा दूसरा, फिर आपको बीजेपी से आप मतलब आप माने जाओगे कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हो, फिर आपको वहां पे मंत्री बना सकते हैं। जो आदमी डिफेक्शन का कल्प्रिट है वो मंत्री नहीं बन सकता। उसको अगर मंत्री बनना है तो उसको इस्तीफा देके नया चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है, उस दूसरी पार्टी से नया चुनाव लड़के वो जीतता है, तब उसको कोई मंत्री बना सकता है तो वो बनेगा। और ये डिफेक्शन का जो कंसेप्ट है ये किसके अंदर लिखा हुआ है, 10 शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, 10वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है 10 शेड्यूल। और ये जो 10 शेड्यूल है ये 52nd अमेंडमेंट 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर 10 शेड्यूल आया था, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब इकट्ठा होकर तो रिस्पॉन्सिबल किससे है, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, वहां कौन भेज रहा है, जनता ही तो भेज रही है, जनता इलेक्ट करके भेज रही है ना। तो जब जनता इलेक्ट करके भेज रही है तो उसको वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, जनता के लिए है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो हो गया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, है ना, रिप्रेजेंटेटिव जितने भी और बैठे हैं। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गया, गवर्नर के लिए। भाई इंडिविजुअली कोई एडवाइस देनी है, कोई अपॉइंटमेंट करवाना है, किसी को अपॉइंट नहीं करवाना है, किसी को हटाना है, तो गवर्नर को कौन एडवाइस देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा। तो इंडिविजुअली तो हो गए गवर्नर के लिए, और कलेक्टिवली जो एक साथ जो उनकी पॉलिसीज जिसको अफेक्ट करेगी, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उनकी पॉलिसी का, वो कौन होगी, जनता। और जनता ने किसको बिठाया स्टेट के अंदर, एमएलए को बिठाया है, तो वो क्या होगी, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इनका टेन्योर कितना हो गया, 5 साल। वही सिंपल सेम वही सीएम वाली बात है, 5 साल का तो रहता है, लेकिन कब तक, जब तक बहुमत है। जब बहुमत है तब तक गवर्नर नहीं हटा सकता, लेकिन बहुमत नहीं है तो गवर्नर आपको हटा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ इमरजेंसी, आर्टिकल 365 356 लग जाता है, अगर 65 क्या 56, तो 300 जब 56 लग जाती है, आर्टिकल इमरजेंसी लग जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड। जब स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग गई, प्रेसिडेंट रूल लग गया, मान लो जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो किसका रूल बन गया, प्रेसिडेंट का। तो जो स्टेट के अंदर जो सीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका काम खत्म, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा उनका, मतलब वो उनका जो रूल बनता है, उनका जो वहाँ पे जो शासन का जो प्रणाली है वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। वहाँ पे क्या चलेगा, सेंटर का, मतलब प्रेसिडेंट का चलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली सेंटर के कहने पे ही काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 लगेगी तब। दूसरे और जो छोटे छोटे फंक्शन है वो क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, पहला तो है कि दे फॉर्म पॉलिसीज इन द स्टेट। मैंने बताया ना कि स्टेट की क्या पॉलिसी रहेगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, वो कौन बताएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगा। कहाँ बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, विधानसभा के अंदर खड़े होकर बताएंगे। दूसरी चीज, फॉर्मिंग ऑफ बजट एज पर नीड्स, जैसी जरूरत है वैसा बजट बनेगा। तो बनाएगा कौन, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बनाएंगे, सीएम साहब को बोलेंगे, सब डिस्कशन करेंगे बैठ के कि साहब हमको ये चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ये लगाना है, या हमको खर्चा कम करना है, या हमको टैक्स बढ़ाना है, या हमको टैक्स कम करना है, ताकि आम आदमी के पैसे जेब में पैसा ज़्यादा बचे, खर्चा ज़्यादा करेगा फिर वो। तो बजट बनाने में इनका बड़ा रोल है। तीसरी चीज, एडवाइजिंग गवर्नर ऑन वेरियस रिक्रूटमेंट्स ऑफ हायर पोस्ट। रिक्रूटमेंट मतलब किसी को जॉब देना, जॉब, अरे रिक्रूटमेंट मतलब जॉब देना, मतलब वैसे जॉब नहीं देना, किसी को अपॉइंट करना, आरपीएससी चेयरमैन, आरपीएससी का कोई मेंबर, या कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या एडवोकेट जनरल, या अटॉर्नी जनरल, जो भी जैसे भी जो भी बनता है उसका रिक्रूटमेंट के अंदर उनको अपॉइंट कौन, मतलब एडवाइस कौन देता है गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एक ही मत एक ही होता है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, वो एक ही सांचे के जुड़े हुए डोर है। तो वो जो एडवाइस करेंगे वो किसको दी जाएगी, आगे गवर्नर को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आंसरिंग द ऑपोजिशन इन असेंबली, ये तो आप रोज न्यूज में देख रहे हैं कि वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि बैठिए बैठिए, शांति रखिए, आप बैठिए, माननीय सदस्य आप बैठिए, वो उसको जवाब मांग रहा है, वो उसको जवाब दे रहा है। तो देखो अपन को लड़ रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे होते, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। भाई इन मिनिस्टर साहब ने कोई सवाल पूछ लिया, सॉरी मेंबर ने सवाल पूछ लिया, तो मिनिस्टर साहब खड़े होकर जवाब देंगे कि देखो हमने इसके अंदर ये किया है, फैक्ट बताते हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, इतनी जॉब दी है, इतने लोगों को हमने नौकरी लगाई है, या ये किया है। तो ये जवाब और सवाल जवाब ऑपोजिशन असेंबली में चलता रहता है, ये डेमोक्रेटिक
गौर जो प्रणाली है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका ये अंश है, ऐसे ही काम चलता है इसका, ठीक है। तो बेटा ये आज अभी तक तो हम ये करके आए हैं। तो हमने सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लेखा जोखा है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लिखवाए हैं, जो कि जिनको मैं कहता हूँ जहरीले तथ्य, उन जहरीले तथ्य को आप रिवाइज करिए। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिवाइज करिए, कौन सा मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर आता है, कौन सा बाहर आता है, पीएम की क्या पावर्स है, गवर्नर का क्या पावर्स है, दोनों मिल के क्या काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप रिवाइज करके आओगे, ताकि आपको आगे के टॉपिक्स बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं, गुड नाइट।